नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मां जगदात्री की हुई विशेष पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल की तरह कालीबाड़ी में विराजी मां। वर्षों से जर्जर आवासों में रह रहे लोगों को मिलेगा नया आवास। महापौर देवेंद्र यादव के प्रयासों से बदलेगी हाउसिंग बोर्ड वासियों की दशा। सोशल साइट्स में अश्लील पोर्नोग्राफी अपलोड करने वाला गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय में शिकायत के बाद खुर्सीपार पुलिस ने की कार्यवाही। जिला अस्पताल मामले में समाज आया आगे। डॉक्टर चंद्राकर के पक्ष में बीजेपी के साथ चंद्राकर समाज। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता में मां जगदात्री की हर साल 4 दिनों तक पूजा अर्चना होती है। नजारा भिलाई के कालीबाड़ी मंदिर में भी देखा गया। भिलाई के सबसे पुराने कालीबाड़ी मंदिर की स्थापना 60 वर्ष पहले हुई थी। पहली बार यहां बंगाल में होने वाली पूजा की झलक खास रही। मां जगदात्री देवी की पूजा के साथ हवन, पुष्पांजलि और फलों की बलि दी गई। आपको बता दें कि पूरे भारत में पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से भक्त पश्चिम बंगाल की पूजा को देखने के लिए विशेष रूप से देखे जाते हैं। यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा के साथ माँ जगदात्री पूजा का भी विशेष स्थान है। यह पर्व दुर्गा नवमी के 1 माह बाद मनाया जाता है। चंदन नगर प्रांत में इस पर्व का जन्म हुआ था। जगदात्री पूजा कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर 10वीं तक मनाई जाती है। यह पूजा पहली बार भिलाई सेक्टर 6 कालीबाड़ी में जगदात्री पूजा विधि विधान से की गई। इसके लिए मां की 6 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई, जो पूजा करने पहुंचे भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। कुल मिलाकर कोलकाता की तर्ज पर भिलाई के कालीबाड़ी मंदिर में जगदात्री देवी की पूजा की गई। वर्षों से जर्जर आवासों में रह रहे नए आवास का सपना पाल रहे हाउसिंग बोर्ड के 724 परिवारों की आंखों में एक नई चमक का एहसास हुआ। मामला था हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप जुनेजा का हाउसिंग बोर्ड दौरा, और उस दौरे के दौरान भिलाई निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने एक मांग पत्र सौंपकर कुलदीप जुनेजा से एक मांग रखी। वो थी हाउसिंग बोर्ड में निवासरत लोगों के लिए नया आवास। इस्पात नगरी की बसाहट के समय सन 1969 में अविभाजित मध्य प्रदेश का हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने हाउसिंग बोर्ड में 30 ब्लॉक के अंतर्गत 724 आवासों का निर्माण किया। इन आवासों को अधिकतर भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों ने खरीदा, वहीं कुछ आवासों को निजी व्यवसाय करने वालों ने खरीदा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को एक पॉश कॉलोनी के रूप में जाना जाता था, लेकिन इन बीते सालों में यहाँ के आवास जर्जर स्थिति में पहुँच गए हैं। मैं 1969 से इन मकानों में रह रहा हूँ यहाँ पर, और अभी कुछ दिन पहले इन मकानों का जो किराया था वो 24 रुपये, 60 रुपये और 80 रुपये था। इसके कारण बीजेपी सरकार को, गवर्नमेंट को ये किराया भाया नहीं, और सन 80 से क्या बोलूँ, और उसके पहले भी इन मकानों का 1 किलो इस सीमेंट तक इन मकानों में नहीं लगाया, जिसके कारण से ये मकान सब जर्जर हो रहे हैं। इन आवासों में रहने वाले लोग वर्तमान में नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। 51 साल की मियाद पूरी कर चुके इन आवासों की छत हिलती है। तीसरी मंजिल पर यदि कोई तेजी से चलता है तो सबसे नीचे निवासरत व्यक्ति पलस्तर की सतह के गिरने से डरता है। मैं पिछले 5-6 सालों से यहाँ पर रह रही हूँ। बस यहाँ की स्थिति इस ब्लॉक की बहुत ख़राब है। पूरा जर्जर होके पूरा टूट चुका है। रात में हम लोग को सोते समय भी डर बना रहता है कि कहीं टूट करके हमारे ऊपर गिर जाए और हम मर ना जाए कहीं। बस इसकी कुछ अच्छे से सुनवाई हो जाए, कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। और ब्लॉक तो इतना पूरा टूटा, इतना जर्जर हो गया है कि हम लोग को हमेशा डर बना रहता है। प्रथम तल में निवासरत लोगों की टॉयलेट की छत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि दूसरे तल की टॉयलेट का गंदा पानी नीचे गिरता है, जिसके कारण लोग फिर से नहाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ब्लॉक 19 के आवासों की स्थिति जर्जर है। ऊपर से शाल्टा दीवार पर पूरा गिर गया है, चलते हैं तो हर हर गिरता है। लाइटिंग है, पूरा दीवार धर के पानी आता है, ऊपर से भी चुई जाता है। लाइटिंग में बैठते हैं, पीछे पूरा गटर भरा हुआ है। सफाई नहीं है यहाँ पे? नहीं।
यहाँ कब से रह रहे हैं आप? हो गया करीब 10 साल से हो गया। 10 साल से हैं। 10 साल में आज तक कोई रिपेयरिंग वगैरह? हाँ कराए हैं रिपेयरिंग बहुत बार, फिर भी पानी आता है। ये भी पानी छू रहा है? हाँ फिर भी आ गया है। लैट्रिन बनवाए, निहानी बनवाए, वो आंगन है वहाँ ऊपर से ईटा से घेरवाए हैं। रोड पर पूरा आदमी दिखते थे, पूरा पानी आता है। वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड में निवासरत लोग सफाई की समस्या से भी जूझ रहे हैं। निगम के सफाई कर्मी यहां के जाम पड़े गटर की ठीक से सफाई नहीं करते, जिसके कारण लोगों को गंदगी में रहना पड़ता है। मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। बारिश होती है तो हम लोगों को डर बना रहता है, ज़्यादा अंधर तूफान आती है गर्मियों के दिनों में तो परेशानी रहती है कि कब गिरे कब ना गिरे, यही समस्या है। बिल्डिंग की स्थिति अच्छी नहीं रह गई है, मजबूरी से हम लोग रह रहे हैं। बिल्डिंग पूरी डैमेज है, पूरी बिल्डिंग। थोड़ा सा हम लोग बच्चों लोगों को छत में चढ़ने नहीं देते कि नीचे आहट आएगी, नीचे गिरती है पूरी। और आप तो पूरा देख ही रहे कंडीशन कैसा हो चुका है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप जुनेजा ने 21 नवंबर को भिलाई हाउसिंग बोर्ड का दौरा महापौर देवेंद्र यादव के साथ किया। महापौर देवेंद्र यादव की मांग पर चेयरमैन कुलदीप जुनेजा ने भारतीय स्टेट बैंक के पीछे पड़ी 4.5 एकड़ की जमीन पर आवास बनाकर इन लोगों को नया आवास देने की बात कही थी। नए आवासों में शिफ्ट होने के बाद ही हाउसिंग बोर्ड जर्जर आवासों को तोड़ेगा। वैसे भी महापौर देवेंद्र यादव ने पहले भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निवासरत लोगों को आम्रपाली, अटल आवास, जुनवानी में आवास आवंटन करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ नेताद्वय ने अपनी नेतागिरी दिखाकर लोगों को गुमराह किया। जो हमारे परिवारजन के लोग हैं, 724 परिवार ऐसे हैं जो अभी भी अपने मकान के अधिकार के लिए भटक रहे हैं। निश्चित रूप से जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं उसकी स्थिति जर्जर है। शासन से हम लोगों ने इस विषय पे बात की, चर्चा की, मांग की। आदरणीय चेयरमैन साहब से इस पर चर्चा हुई है और सार्थक चर्चा हुई है। आने वाले समय में उन सभी परिवारजनों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस पूरी समस्या का समाधान करेंगे और 724 लोग जो हितग्राही हैं उसमें जो भी नीडी है उनको हम लोग आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान दिलवाने का काम करेंगे। स्टेट बैंक के पीछे जो खाली जमीन पड़ी है, हाँ उसी पर आवास बन जाए। हाँ, इस पर अभी हम प्राथमिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। जो भी प्रपोजल फिजिबल रहेगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 ऑप्शंस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। आने वाले समय में हम ये ज़रूर कह सकते हैं हमारी आवास योजना के अंतर्गत हम उन हितग्राहियों को मदद करें। सोशल साइट्स फेसबुक पर बच्चों और महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने वाले आरोपी को खुर्सीपार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत सरकार के CCPWC योजना के अंतर्गत बच्चों और महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो सोशल साइट पर अपलोड करने वाले आरोपियों पर नज़र रखने के लिए गृह मंत्रालय की नई दिल्ली शाखा ने NCRB की टीम गठित की है। इसी तारतम्य में पुलिस मुख्यालय रायपुर को प्राप्त शिकायत के आधार पर खुर्सीपार पुलिस ने IT एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत बापूनगर निवासी आरोपी अतुल पचारे को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सन 2019 में अपने मोबाइल से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अश्लील वीडियो अपलोड किया था। आरोपी अतुल पचारे बापूनगर जोन 2 में राम सबत शर्मा के मकान में किराए पर रहकर हाईवा चलाने का काम करता है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो कुछ अश्लील वीडियोस जो सोशल साइट्स पर जो डालते हैं उसके संबंध में NCRB की दिल्ली शाखा होती है, वो उसको मॉनिटरिंग करती है। वहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स जो होते हैं इस तरह के, उसकी जांच पड़ताल करके संबंधित स्टेट्स को भेजा जाता है और फिर स्टेट्स में जहाँ का वो रहने वाला व्यक्ति है आरोपी, उसकी पहचान करके उसके संबंध में उसके मामले रजिस्टर करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एक ऐसे ही मामला फरवरी 2020 में कायम हुआ था और उसमें संबंधित व्यक्ति जिसके मोबाइल से उस तरह के फेसबुक में कुछ अश्लील वीडियोस डाले गए थे, उसकी पहचान की गई है। उसका नाम जो है रघुनाथ पचारे है, जो उनकी कुछ बात करने वाला है और उसकी गिरफ्तारी इस मामले में की गई। जिला अस्पताल दुर्ग में डॉक्टर जयंत चंद्राकर के साथ हुई मारपीट और थाना बोरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोमा के 33 वर्षीय किसान प्रेमलाल द्वारा कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने के विषय को लेकर चंद्राकर कुर में क्षत्रिय समाज के लोगों ने जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के गिरफ्तारी एवं मृतक किसान के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की मांग प्रशासन से की।
दुर्ग के जिला चिकित्सालय में पिछले दिनों डॉक्टर जयंत चंद्राकर के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर उंगली उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र का नाम दिया जा रहा है। इन दोनों के अलावा अब सामाजिक तौर पर भी डॉक्टर जयंत के साथ हुई मारपीट की घटना की चर्चा होने लगी है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय में सोमवार को चंद्रनाहु कुर्मी छत्री समाज के लोगों ने पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की। साथ ही बोरी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोमा के किसान द्वारा कर्ज में डूबकर आत्महत्या जैसे कदम उठाए जाने पर मृतक किसान के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने का भी अनुरोध प्रशासन से किया गया। दोनों विषयों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे चंद्राकर समाज के अध्यक्ष कामता प्रसाद चंद्राकर और किसान मोर्चा के अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। अवैध रूप से स्टैंड चलाने वाले अधार्मिक तत्व जो है, वहाँ पे असामाजिक तत्व डॉक्टर के साथ इतने गंभीर रूप से मारपीट की गई है और उनको धमकी दी गई है और इस धमकी में कुछ राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए हम चाहते हैं समाज की ओर से, हमारे समाज के प्रतिष्ठित समाज के युवा डॉक्टर जिनके साथ इस ढंग की घटना की गई है, उनसे समाज मैंने भर्त्सना करती है और जो कार्रवाई किए गए हैं, कार्रवाई कम है, जो उसके लिए अभी तक 2 लोग फरार हैं, कार्रवाई नहीं की गई है। हम समाज चाहती है कि तत्काल कार्रवाई किया जाए और सख्त एक्शन लिया जाए, इस ढंग के और पुनरावृत्ति घटना ना हो। हम यह चाहते हैं कि शासन अपनी नीति, हम तो निरंतर मांग करते रहे हैं कि जो नवंबर में धान खरीदी है उसको दिसंबर न करें, अधिकतर 15 नवंबर से शुरू कर दें ताकि किसान इस तरह दुष्प्रभाव में ना आए। अब आज ऐसे ऐसे कारणों से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब हम मांग करते हैं कि जो किसान ऐसे कारणों से अपना जान गंवाया है, उनको उनके क्षति के लिए उनके परिवार को 5 लाख की राशि शासन सहायता प्रदान करे। फिलहाल ज्ञापन लेकर पहुंचे लोगों में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया बेलचंदन सहित समाज का एक बड़ा वर्ग शामिल रहा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्षय नवमी के पर्व पर इस्पात नगरी भिलाई में सेक्टर 1 स्थित अंबेडकर पार्क में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना की। कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्य आदि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस्पात नगरी भिलाई के सेक्टर 1 पार्क में बड़े बुजुर्ग महिलाएं विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करती दिखी। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिठाई आदि का भोग लगाया जाता है। अक्षय नवमी छठ के 3 दिन बाद मनाई जाती है। अक्षय नवमी पर सुहागिन महिलाएं पति व सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी व्रत करने से अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करने के बाद भोजन करने पर व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। विष्णु भगवान का पूजा है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ विष्णु भगवान की पूजा करती हैं। आंवले वृक्ष, आंवला का फल का अधिक महत्व होता है और ये व्रत ऐसा है इसके फल का अक्षय फल होता है जिसका नाश कभी नहीं होता। तो उसमें फल मूल जो है से चढ़ाते हैं लोग, सुहाग के समान चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है और ये छठ पर्व के दूसरे दिन 2 दिन बाद माना जाता है। और इसमें क्या है, कई लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं। कार्तिक स्नान करने के बाद में अक्षय नवमी का महत्व ये है कि सुहागिन हो और सुहागिन महिलाएं हैं और भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो इस व्रत को कर लेती हैं और करने के बाद में ये समस्त परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है इस व्रत को। और इस व्रत का करने का यह महत्व है कि मतलब अश्वमेघ यज्ञ का दान का फल प्राप्त होता है। पुलिस विभाग में अपराधों को नियमित करने लगातार मुहिम चलाई जा रही है। राज्य सरकार अब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भिलाई सिविक सेंटर में किया गया। पुलिस अधिकारियों के स्वास्थ्य समस्याओं और तनाव को दूर करने दुर्ग संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भिलाई के सेक्टर 6 स्थित सीए भवन में किया गया, जहां पुलिस विभाग के आला अधिकारी आईजी विवेकानंद सिन्हा, एसपी प्रशांत ठाकुर सहित 5 जिले के एसपी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के कामकाज के दौरान होने वाली परेशानियों और उनके तनाव को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कहा गया कि पारिवारिक और अन्य जिम्मेदारियों के चलते पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में ज़्यादा तनाव देखा जा रहा है। साथ ही अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताने वाले अधिकारियों में भी तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। इस वर्कशॉप में विशेषज्ञों द्वारा पुलिस अधिकारियों और जवानों को तनाव मुक्त रहकर अपने कार्य को कितने बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए। बेसिकली तनाव और भावनाओं का प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट को, उसके ऊपर आज 1 दिवसीय कार्यशाला है, जिसमें प्रमुख रूप से यहाँ के जो शहर के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता और रायपुर से एक श्रीमती सीमा तायल, इनके द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है। और बेसिकली जो पुलिस की जो चुनौतियाँ हैं, पुलिस के जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो कार्य के दौरान हो, चाहे ड्यूटी के दौरान हो, इसके अलावा अभी जो कोविड का समय था उसमें कई तरीके के चैलेंजेस को पुलिस ने फेस किया, जिसके कारण से जो डेली जो पुलिस में एक स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए, क्योंकि स्ट्रेस सभी व्यक्तियों को, अगर कोई इंसान है तो सभी में किसी न किसी रूप से स्ट्रेस आता ही है। उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से मैनेज करना है, उसी के बारे में आज इनको बताया जा रहा है, जिससे कि न केवल अपने वो कार्यस्थल पे बल्कि अपने घरों में भी स्ट्रेस को दूर करके अपनी जीवन को खुशहाल और सुखद बना पाएँ। सर कितना बेसिकली ऑब्जेक्टिव आज की कार्यशाला का यही है, जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में भी सुधार हो। वैशाली नगर जोन क्रमांक 2 वार्ड 17 में महापौर देवेंद्र यादव ने 1,05,80,000 रुपए का विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
वैशाली नगर के जोन क्रमांक 2 में महापौर देवेंद्र यादव ने विकास कार्यों का भूमि पूजन कर शहरवासियों को नई सौगात दी। जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत वार्ड 17 वृंदा नगर में सड़क सीमेंटीकरण, नाली निर्माण, अर्जुन नगर में सामुदायिक भवन निर्माण, उद्यान निर्माण कार्य, आजाद नगर में सड़क का सीमेंटीकरण, स्टील नगर में बाल गणेश मंच संधारण, वृंदा नगर में एकल दुर्गोत्सव समिति में निर्माण कार्य, उड़िया मोहल्ला में काली मंदिर भवन निर्माण, वृंदा नगर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अतिथि भवन निर्माण का कार्य प्रमुख है। इस अवसर पर पार्षद दिवाकर भारती, दुर्गा साहू, कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उड़ीसा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेचने वाले अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 कुंटल 14 किलो 776 ग्राम गांजा, एक बोलेरो गाड़ी और मोबाइल कुल 13,14,500 रुपए का मशरूका जब्त किया। पिछले कई सालों से उड़ीसा से गांजा लाकर धमधा राजपुर निवासी मनोज साहू अपने सहयोगी साजा निवासी झरनेश यदू के साथ मिलकर उड़ीसा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश के परसवाड़ा और छत्तीसगढ़ के थान खमरिया, गंडई, चार भाव, तुमरी पारा, बेमेतरा और राजपुर में बेचा करते थे। रविवार को भी ये दोनों आरोपी उड़ीसा से बोलेरो क्रमांक CG 09B 1946 में गांजा लेकर निकले। कुम्हारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन आरोपियों को कुम्हारी टोल प्लाजा के समीप वाहन चेकिंग के दौरान धर दबोचा। आरोपी इतने शातिर हैं कि किसी को शक ना हो, इसके लिए बोलेरो के बोनट के अंदर और डाले के नीचे बॉक्स बनाकर उसमें सफेद बोरी में भरकर गांजे की तस्करी करते थे। पूर्व में भी मनोज साहू को धमधा पुलिस ने गांजा बेचने के अपराध में गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित SC, ST, OBC वर्ग की 16 सूत्रीय संवैधानिक मांगों को लेकर तत्काल प्रभाव से उन्हें पूरा किए जाने की मांग को लेकर आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त आंदोलन महासंघ छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 16 सूत्रीय संवैधानिक मांगों को लेकर SC, ST, OBC वर्ग के द्वारा अभियान चलाकर मांगों को तत्काल पूरा किए जाने की मांग संघ के लोगों द्वारा की गई, जिसे लेकर आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त आंदोलन महासंघ के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाते नजर आए। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे संघ के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ही रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बाद में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लामबंद हुए संघ के लोगों ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसमें हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन मुख्य है। साथ ही आगामी दिनों में राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय प्रांतीय रैली व प्रदर्शन भी किया जाएगा और तब भी यदि मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो कलमबद्ध हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा 16 सूत्री मांगे हैं, उसमें प्रमुख मांगे जो देश की कुछ मांगे हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा, और स्टेट की जो प्रमुख मांगे हैं जिसमें हमारे पदोन्नति जो 1.5 साल से यहाँ SC, ST की रुकी हुई है। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पदों पे जनरल के लोगों को भरा जा रहा है। अभी 1.5 साल से जनरल के लोगों को हमारे पदों में भरा जा रहा है और हमारे लोगों को पदोन्नति नहीं दी जा रही। दूसरा, बैकलॉग की इतनी ज़्यादा भर्तियाँ हमारे यहाँ रिक्तियाँ पड़ी हुई है, उसको नहीं भरा गया है। तीसरा, यहाँ पेशा कानून 5वीं अनुसूची के तहत जो हम लोगों ने बहुत दिनों से मांग उठा रखा है वो नहीं हुआ है। OBC वर्ग को 27% पदोन्नति में और भर्ती में हम लोग आरक्षण की मांग बरसों से कर रहे हैं। हमने शुरुआत तो कर दिया है 10 नवंबर से ब्लॉक से लेकर, और हमारा 17 से लेकर 20 तक जिला का था, लेकिन चूँकि बीच में छुट्टी होने के कारण 3 दिन हमने बढ़ा दिया, तो 23 और 24 को प्रदेश के पूरे जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। और उसके बाद 26 नवंबर को हमारे प्रदेश स्तरीय जो आंदोलन रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान में हम कर रहे हैं, उस दिन प्रदर्शन होगा। अगर सरकार रैली का अगर परमिशन नहीं देता है तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन हो। और आगे ये तो हमारी शुरुआत है 26 तारीख को, उसके बाद हमारा चरणबद्ध आंदोलन चालू होगा। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक से सरकार हमारी जो 16 जो मांगे हैं उसको पूरा ना कर दे। पदुम नगर से लेकर श्रीराम सिटी तक के डामरीकरण रोड का निर्माण 2 करोड़ 83 लाख की लागत से किया जाएगा। 20 वर्षों के बाद इस सड़क का कायाकल्प होने जा रहा है। पदुम नगर रहवासियों ने इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित किया है।
पॉश कॉलोनी का दर्जा प्राप्त नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 पदुम नगर कई वर्षों से मूलभूत समस्या से जूझ रहा है, लेकिन पाटन विधायक भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बन जाने से इस क्षेत्र का विकास होने लगा है। पदुम नगर से होकर श्री राम सिटी तक 3 करोड़ 83 लाख की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसमें फुटपाथ, लाइटिंग, डिवाइडर सहित सौंदर्यीकरण 4 लेन तक किया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। यह पूरे निगम क्षेत्र के मॉडल रोड में शुमार होगा। 800 मीटर की इस रोड में पाथवे का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निज निवास होने के कारण विशेष रूप से अधिकारी एवं कर्मचारी यहाँ सर्वे कर रहे हैं। 20 साल से ऐसे ही पड़ा है और अभी बन रहा है, उसके लिए बधाई हो। जो भी पालिका द्वारा जो बन रहा है उसके लिए, और अच्छा बनेगा, अच्छा रोड बनेगा। 2 लेन के लिए है, टेंडर हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।